नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक तिब्बत पर है क्योंकि अभी पिछले दिनों तिब्बत के मौजूदा राष्ट्रपति पेम्पा शेरिंग ने कल्चरल जीनोसाइड को लेकर अपनी देश की जनता को आगाह किया है। दरअसल उनका मानना है कि चीन के जरिए कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो कि तिब्बत विरोधी कहे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चीन ने तिब्बत पर एक वाइट पेपर भी जारी किया है जिसमें उत्तराधिकारी को लेकर कुछ शर्तें लगाई गई हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तिब्बत के इतिहास और उसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं आपको तिब्बत की वर्तमान स्थिति के बारे में भी बताऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तिब्बत पर जारी व्हाइट पेपर में ये कहा गया है कि दलाई लामा का जब भी उत्तराधिकारी चुना जाएगा तो उसमें चीन की सहमति लेना ज़रूरी होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर दलाई लामा या फिर उनके अनुयायी अपनी मर्जी से किसी उत्तराधिकारी का चुनाव करते हैं तो उन्हें चीन अपनी मान्यता नहीं देगा। दोस्तों, यहाँ पर आप पेज देखिए कि जिन धर्मगुरु दलाई लामाओं के सामने कभी चीन के सम्राट नमस्कार करते थे, आज वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर उत्तराधिकारी का चुनाव किया जाता है तो उसमें चीन की सहमति लेनी ज़रूरी होगी। दरअसल दोस्तों, चीन का ये मानना है कि जो दलाई लामा हैं और बाकी के ग्रैंड लिविंग बुद्धाज हैं, उनके अवतार में किंग डायनेस्टी चाइना की मंजूरी ली गई थी और किंग डायनेस्टी के बाद ये जो मसला है वो चीनी सरकार के अधीन है। इसलिए चीन चाहता है कि जो भी उत्तराधिकारी चुना जाए उसमें चीन की सहमति को तवज्जो देना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो वाइट पेपर जारी किया गया है उसमें दो बातें कही गई हैं। या तो जो गोल्डन अर्न है उसमें से पर्चियाँ निकालकर उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा की जाए, या फिर दूसरा, अगर किसी उत्तराधिकारी का नाम सामने आता है तो उसमें चीन की सहमति लेना ज़रूरी होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो मौजूदा 14वें दलाई लामा हैं तेंजिंग ग्यात्सो, उनके चीन के साथ संबंध किस तरीके के रहे हैं। जब सन 1959 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था, तभी से जो दलाई लामा हैं वो भारत आ गए थे और उन्होंने तभी से भारत में राजनीतिक शरण ले रखी है। दोस्तों, उसी समय से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलाई जाती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं मौजूदा 14वें दलाई लामा के बारे में। तो इनका पूरा नाम तेंजिंग ग्यात्सो है और ये तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु भी हैं। सन 1959 से इन्होंने भारत में राजनीतिक शरण ले रखी है और तभी से ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अपना निर्वासित जीवन भी गुजार रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो तिब्बत की निर्वासित सरकार है उसका हेड ऑफिस भी धर्मशाला में ही मौजूद है। आज जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस में जो दूरियां देखने को मिलती हैं, उसकी एक मुख्य वजह दलाई लामा को भारत में राजनीतिक शरण देना भी माना जाता है। अगर हम तिब्बत के लिहाज से देखें तो तिब्बत के लोगों के लिए दलाई लामा आज़ादी की एक आखिरी उम्मीद नज़र आते हैं। इसके अलावा धार्मिक बौद्धों के लिए ये 14वें दलाई लामा हैं। दलाई लामा की प्रसिद्धि का अंदाज़ा दोस्तों आप इसी से लगा सकते हैं कि वह जो भी बोलते हैं उसे पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है और इसके अलावा चीन के ज़रिए इतना दंश झेलने के बाद भी वो चीन के प्रति कोई दुश्मनी का भाव नहीं रखते। यही सब बातें उन्हें एक अच्छा और महान इंसान भी बनाती हैं। दोस्तों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें 1989 में नोबेल के शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इस समय पूरी दुनिया में फैले हैं। बौद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध के बाद जिनका सबसे ऊंचा स्थान होता है वो हैं दलाई लामा। दलाई लामा तिब्बती बौद्धों के धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु होते हैं और वो उन्हें समय समय पर उपदेश भी देते रहते हैं। दोस्तों, दलाई लामा का जो पद है वो किसी वंश, परंपरा या फिर वोट के आधार पर तय नहीं होता, बल्कि ये पुनर्जन्म के आधार पर तय किया जाता है। तिब्बती मान्यता के मुताबिक दलाई लामा के निधन के बाद उनका पुनर्जन्म होता है और बड़े लामा उनकी खोज करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर यह जानने वाली बात है कि ये लामा कौन होते हैं। तो लामा तिब्बती बौद्धों के धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु होते हैं और लामा का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। दोस्तों, इसी तरीके से दलाई लामा दो शब्दों से मिलकर बना है, दलाई और लामा। यहाँ पर दलाई मंगोल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समुद्र या फिर बड़ा होता है। उसी तरीके से लामा तिब्बती भाषा बिला माँ का बदला हुआ रूप है जिसका अर्थ होता है गुरु, यानी एक ऐसा इंसान जिसके पास ज्ञान का भंडार हो और जो आध्यात्मिक और राजनीतिक दृष्टि से सभी का मार्गदर्शन कर सके। अब हम जान लेते हैं कि जो दलाई लामा हैं उनको खोजने की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें होता यह है कि जो मौजूदा दलाई लामा हैं वो अपनी मृत्यु से पहले
कुछ ऐसे संकेत दे जाते हैं जिनके आधार पर आगामी दलाई लामा की खोज की जाती है, यानी उन नवजातों की खोज की जाती है जो दिए गए संकेतों और शब्दों से मेल खाते हों। दोस्तों, इस बात का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है कि उन बच्चों की एक लिस्ट बनाई जाती है जो दलाई लामा की मृत्यु के 9 महीने बाद पैदा होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिन दलाई लामा की खोज की जानी होती है, ऐसा नहीं है कि वो दलाई लामा की मृत्यु होने के बाद ही तुरंत मिल जाते हैं। इसमें कभी कभी महीनों या फिर सालों तक का समय लग जाता है और तब तक दलाई लामा के पद पर वो प्रतिनिधि कार्य करता है जो कि उसी मठ का होता है और जिसे पूरी जानकारी होती है, और वो इस पद पर तब तक कार्य करता है जब तक जो आगामी दलाई लामा हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से शासन करने के लिए तैयार ना हो जाएं। दोस्तों, यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि ऐसा है कि जो दलाई लामा खोजे जाने हैं और जो उनके द्वारा जो संकेत दिए जाते हैं वो संकेत एक से ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो, दलाई लामा तो किसी एक को ही बनाया जाना होता है, तो जो मठ के विद्वान होते हैं उनके ज़रिए उन बच्चों की कठिन मानसिक और शारीरिक परीक्षा ली जाती है। इसमें वो चीज़ें भी शामिल होती हैं जो दलाई लामा इस्तेमाल करते हैं, यानी ये देखा जाता है उन विद्वानों के जरिए कि जिस बच्चे की परीक्षा ली जा रही है क्या उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद है या नहीं। अगर याद है तो आगे की प्रक्रिया की जाती है, लेकिन इसमें भी एक पेच है, कभी कभी ये संकेत एक से ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये होता है कि जो गोल्डन अर्न है उसमें पर्चियाँ डाली जाती हैं और उसके बाद जो पर्ची निकलती है और उस पर जो नाम लिखा होता है उसी बच्चे को दलाई लामा घोषित कर दिया जाता है, और इसके बाद उन्हें मठ की शिक्षा भी दी जाती है जो कि दलाई लामा की शिक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया है दलाई लामा को खोजने की, जो कि काफ़ी लंबी है और पेचीदगी भरी भी है। दोस्तों, तिब्बत और चीन का जो संघर्ष है वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। दरअसल ये जो संघर्ष है वो तिब्बत की कानूनी मान्यता को लेकर है। चीन का मानना है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी से ही चीन का हिस्सा रहा है, जबकि तिब्बतियों का मानना है कि तिब्बत एक ऑटोनॉमस रीजन था और चीन का इस पर लगातार शासन नहीं रहा। दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझिए कि मंगोलियाई शासक कुबलाई खान ने युआन राजवंश की स्थापना की थी और इन्होंने अपने राज्य को तिब्बत ही नहीं चीन, कोरिया और वियतनाम तक भी पहुंचाया। दोस्तों, ये जो संबंध है वो बदस्तूर बाद में जारी रहे, लेकिन 17वीं शताब्दी में हुआ ये कि चिंग राजवंश आया और चिंग राजवंश के भी तिब्बत के साथ संबंध रहे। ये संबंध 260 साल तक बदस्तूर जारी रहे, लेकिन उसके बाद चिंग राजवंश ने अपनी सेनाएं तिब्बत में भेजी और उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन दोस्तों, ये जो जीत है चिंग राजवंश की वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। 3 साल बाद तिब्बतियों ने अपनी ज़मीन फिर से वापस पा ली। गौरतलब है कि 1912 से 1949 तक तिब्बत एक ऑटोनॉमस रीजन था, लेकिन उसके बाद यानी कि 1950 से परिस्थितियां बदलने लगीं। 1950 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए अपनी सीमाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया और 1951 में तिब्बत पर आक्रमण करके उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर दोस्तों, वही हुआ जिसका अंदेशा था। चीन ने तिब्बतियों की जो संस्कृति है और धार्मिक परंपरा है उसको अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया, या फिर यूँ कहें कि तिब्बत में चीन ने अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया और उस पर अपनी चीज़ें थोपनी शुरू कर दी। इस तरीके से जो तिब्बती वासी हैं उन्होंने इस प्रक्रिया को कल्चरल जीनोसाइड की श्रेणी में रखा है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ बयान अभी पिछले दिनों तिब्बत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेम्पा शेरिंग ने दिया। उन्होंने ये कहा कि चीन के ज़रिए हान समुदाय को तिब्बत में माइग्रेट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो मल्टीकल्चरलिज्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर एक सिंगल मेजॉरिटी तिब्बत के अल्पसंख्यकों से हर मामले में आगे निकल जाए तो इसे कल्चरल जीनोसाइड की श्रेणी में ही रखा जाएगा। दोस्तों, ये थी वीडियो जो मैंने तिब्बत पर बनाई। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।